बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 का करते हैं लेक्चर नंबर 15। आज के लेक्चर में भी हम लोग प्रोबेबिलिटी के ही इंट्रोडक्शन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में बातें कर चुके हैं। मजीद आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों ने देखनी है प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो टॉपिक्स आज हम लोगों ने स्टडी करने हैं। ठीक है। अच्छा, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और आगे आप लोग शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन जो कि सिमेट्रिकल होती है, जिसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो मिडल में मौजूद होती है, यानी कि पीक बिल्कुल मिडल में होती है, और दोनों एक्सट्रीम की तरफ जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो कम होती चली जा रही होती हैं। जो इसमें जो आपकी जो नॉर्मल शेप होती है वो डिस्क्राइब कर रही होती है सारी एरिया के प्रोपोर्शन के, कितना एरिया इसके अंदर है। अब जो स्टैटिस्टिशियंस हैं वो जी स्कोर्स को यूज करते हुए ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। हम लोग रिकॉल कर सकते हैं कि जी स्कोर्स क्या होती है, कि हम लोग वो देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन की टर्म्स में किसी भी पोजीशन का जो है ना वो डिस्टेंस कितना है मीन से। ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्राफ होता है इसमें आप लोग स्कोर्स की परसेंटेजेस फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, आगे यहाँ पे हमारे पास ग्राफ मौजूद भी है। चले हम लोग पहले ग्राफ में आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये आप लोगों के पास ग्राफ है। ठीक है। ये आप लोगों के पास जी स्कोर्स का ग्राफ है, ये है आपके पास मीन। ठीक है। अब पहला जो आपके पास जी स्कोर है वो आपके पास उसकी जो प्रोपोर्शन है वो इतनी बन रही है, यानी कि 34.13% है जो डिस्टेंस है एक स्टैंडर्ड डिविएशन से दूसरी जीरो मीन से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन तक। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके जो सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन है वहां तक के जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं 13.59%। ठीक है। ये आप लोगों की क्या आ जाती हैं, ये परसेंटेजेस आ जाती हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोपोर्शंस की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि जो पहला ये जो डिस्टेंस है इसकी प्रोपोर्शन कितनी है 34.13%, दूसरा जो है इसकी प्रोपोर्शन कितनी है 13.59%। ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली। यहाँ पे दो एडिशनल पॉइंट्स आप लोगों ने माइंड में रखने होते हैं। पहली बात ये कि जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेफ्ट साइड का जो सेक्शन होता है उसका सेम ही एरिया होता है जो कि इसके राइट साइड पे पाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हमारी क्या है, सिमेट्रिकल है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे मीन की बात करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जितना भी एरिया है वो राइट साइड वाले एरिया के इक्वल होगा। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो लोकेशंस होती हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग उनको जी स्कोर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि ये जी स्कोर्स ही है ना, यहाँ हम लोग ने अपने ग्राफ के अंदर क्या रखे हुए, जी स्कोर्स रखे हुए हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग यहाँ पे जी स्कोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे जो आप लोगों की परसेंटेजेस हैं उनको आप लोग किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई कर लेते हैं, और वो परसेंटेजेस आप लोगों की मीन वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती क्या कि स्टैंडर्ड डिविएशन का और जो मीन है उनकी क्या वैल्यूज हैं। ठीक है। जब भी आप लोग किसी डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जी स्कोर्स में, तो जो मीन होता है वो 0 होता है और उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो चाहे कोई भी परसेंटेज हो किसी भी चीज की, आपके मीन के ऊपर और स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। उसके बाद आगे हमें वो बताया यूनिट नॉर्मल टेबल, एक कंप्लीट लिस्टिंग की होती है जी स्कोर्स की और प्रोपोर्शंस की एक बड़े से टेबल में, जिसको हम लोग यूनिट नॉर्मल टेबल बोलते हैं। इस टेबल के अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तमाम तर प्रोपोर्शंस लिखी हुई होती हैं कि कितने पॉसिबल जी स्कोर वैल्यूज हो सकती हैं। जी स्कोर वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पोजीशंस इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक बताया हुआ है, ये टेबल होता है। इसको इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशंस की जाती हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। आप लोगों के पेपर में वो पूरा टेबल तो नहीं इस तरह से उठा के देते, यहाँ पे बस एमसीक्यूज के लिहाज से आप लोगों का ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। वर्टिकल लाइन सेपरेट द डिस्ट्रीब्यूशन इन टू सेक्शंस, यानी कि जो आप लोगों को जो टेबल होता है ना, यूनिट नॉर्मल टेबल, इसको इस्तेमाल करते हुए जब आप लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो आप जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं वहां पे दो सेक्शंस की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है आपका ग्राफ। जो बड़ा सेक्शन होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, बॉडी, और स्मॉलर सेक्शन को आप लोग क्या बोलते हैं, टेल। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। और जो कॉलम बी होता है ये प्रेजेंट करता है बॉडी की प्रोपोर्शन को, यानी कि प्रोपोर्शन की, ये बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और जो कॉलम सी होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, टेल को। ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी वो कोई नहीं आप लोगों को उठा के पूरा टेबल दे रहे कि आप हमें कैलकुलेशंस करके दिखाएं, इस तरह से आप लोग इसमें से क्वेश्चंस आते नहीं है जो होते हैं ना सब्जेक्टिव। अच्छा, उसके बाद जो कॉलम डी होता है, कॉलम डी में आपने क्या करना होता है कि मीन और जी स्कोर के दरमियान जो लोकेशन होती है वो आप लोगों ने बतानी होती है अपने कॉलम डी के अंदर। ये बस इतना से, ये 2-3 एमसीक्यूज आप लोगों ने अपने माइंड में रखने बस। अच्छा, आगे हमसे वो बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज एंड प्रोपोर्शंस फॉर स्कोर्स फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई ऐसा इंसान सिलेक्ट होगा जिसके आईक्यू स्कोर लेस देन 120 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक्स वैल्यूज को जी स्कोर्स में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद यूनिट नॉर्मल टेबल को देखते हुए आपने प्रोपोर्शंस देखनी होती हैं कि जी स्कोर वैल्यूज की कितनी प्रोपोर्शन है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, चले हम लोग ये यहाँ पे डायरेक्टली चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल वो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि कितने चांसेस हैं किसी भी इंडिविजुअल के कोई ऐसा इंडिविजुअल सिलेक्ट होगा रैंडमली जिसका जो आईक्यू स्कोर है ना वो लेस देन 120 होगा। अब हमें पता है कि आईक्यू स्कोर की जो वैसे जो वैल्यू होती है ना, जो मीन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100 होती है। और आईक्यू स्कोर की स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी होती है, 15 होती है। यहाँ से हम लोग जी स्कोर सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस बीओ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो आप लोगों के पास जी की वैल्यू आ जाएगी 1.33, ठीक है। अगर आप लोग ग्राफ बनाए तो आप लोगों के पास इस तरह से बनेगा, मीन वैल्यू आप लोगों को पता है ना कि 100 है, यानी कि दरमियान में वैल्यू आप लोगों की क्या है, 100 है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं हमारी वैल्यू है 120, तो ये जो दरमियान में ये इसके दरमियान जो स्टैंडर्ड डिविएशन पाई जाती है हम लोग वो कहते हैं कितनी है, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन 115 की है। ये यहाँ पे है स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ 15 की। अच्छा, अब आगे हम लोग ये जी स्कोर में अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो जी स्कोर में हमारा मीन कितना होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग बोलते हैं कि वो कितनी होती है, 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये 15 स्टैंडर्ड डिविएशन का पॉइंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगी ना वो है यहाँ पे 1 यहाँ पे आ रहा है। तो हमारी जो जी स्कोर कहाँ पे बन रही है, 1.33, यानी कि इस 1 से थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे 1.33 बन रही है। समझ में आ गई आप लोगों को बात। खैर, यहाँ से आप लोगों ने जी स्कोर्स निकाल रही है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ये देखें कि आपने ये देखा है ना कि कितने लोगों के चांसेस हैं कि उनका जो स्कोर है आईक्यू स्कोर 120 से कम आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ये देखना कि कितने चांसेस हैं कि किसी बंदे का जी स्कोर 1.33 से कम आएगा, ठीक है ना। जब x क्या है हमारे पास, x वैल्यू 120, उसी की z वैल्यू हमारे पास 1.33 है। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी थी। फिर आप लोग क्या देखेंगे कि आपकी जो स्टैंडर्ड डिविएशंस में अब यहाँ पे आगे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड वो टेबल से देख के की जाती है। इसमें आप लोगों का इस तरह से होता है कि आपके पास ये जो वैल्यू आई है 1.33 की जी स्कोर आप लोगों के पास ये ना 1.33, इसी को आप लोग वो टेबल में देखते हैं और वहां से आप लोगों ने प्रोपोर्शन निकालनी होती है। अब इनका जो टेबल है ना, अगर हम लोग टेबल में कंसल्ट करें, जी स्कोर 1.33 है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं चलती हूँ 0.33,
ये है हमारे पास 0.33 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें 0.33 के आगे हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं ये हमारे पास 0.629 थे कुछ इस तरह समटाइम। यहाँ पे जो वैल्यू इन्होंने जो यहाँ पे जो कैलकुलेशंस में टेबल इस्तेमाल किया ना, ये टेबल इन्होंने और इस्तेमाल किया, वो इन्होंने हमारी बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आके खैर इस तरह की कैलकुलेशंस आप लोगों को आती भी नहीं है कि आप लोगों ने वो टेबल में से देख के तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं आता। बस आप लोगों को जी स्कोर कैलकुलेट करना आना चाहिए कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि दो स्कोर्स के दरमियान जो प्रोबेबिलिटी डिफरेंस है वो हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को ये कहा जाता है आप लोगों ने ये देखना है कि कितनी कार्स हैं जो कि 55 से 65 माइल्स पर आवर के दरमियान का सफर तय कर रही हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी देखनी है वो क्या है कि 55 और 65 के दरमियान की कार आपने देखनी है, तो 55 इज लेस देन एक्स लेस देन 65, आप लोग ये फाइंड आउट करना है। आप लोग पहले जी स्कोर फाइंड आउट करेंगे 55 का, और फिर आप लोग 65 का जो है वो जी स्कोर फाइंड आउट करेंगे। दोनों जी स्कोर आप लोगों के पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें इसी को आप लोग जी स्कोर ग्राफ में अगर आप लोग ड्रॉ करें तो किस तरह से आएगा कि ये 0.3 जो है ना ये आएगा लेफ्ट साइड पे, और ये जो 0.7 है ये आएगा राइट साइड पे, क्योंकि जो 0.3 है ये क्या है हमारे पास बिलो द मीन है, और 0.7 क्या है ये हमारे पास अबव द मीन है। यहाँ पे भी आप लोगों के वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन जो आप लोगों के पेपर में नहीं आते, ना ही आप लोगों ने ये वाला कोई टेबल इस तरह से यूज करना होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको छोड़ दें, जो ऊपर हम लोगों ने मेन जो एक कंसेप्ट देखा था उसको जैसा आप लोग अपने माइंड में रखना है, ठीक है। अगला लेक्चर देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16, वो आप लोगों के प्रोबेबिलिटी का लास्ट चैप्टर होगा, बस आप लोगों की प्रोबेबिलिटी से जान छूट जाएगी, ठीक है। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखें कि वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह आप सब लोगों की मदद फरमाए।